गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनूप की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी रिया रहती है वो रेडी हो रही रहती है ये मल्होत्रा मेंशन जाने के लिए। और थोड़ी देर में, काफ़ी थोड़ी देर के बाद मल्होत्रा मेंशन वो चली भी जाती है। जैसी वो जाती है तो अपनी मम्मी के पास जाती है, उनसे हक करती है और मिलती है, और वहीं पर अपने पापा से हक करती है और बोलती है, पापा मैंने आपको जितना गलत समझा था मैं उस सब के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं बड़ी खुश हूँ कि आपने मुझे मम्मी के पास आने दिया और उनसे मिलने दिया। मुझे तो लगा था आप मुझसे इतना गुस्सा होंगे कि कर देंगे। तभी मिस्टर मल्होत्रा सोचने लगता है कि यार ये सब कुछ बोल रही है, ये कुछ प्लानिंग के साथ तो नहीं आई है। पर उसे लगता है कि ये नव्या के साथ इतनी तो इन्वॉल्व नहीं हुई होगी कि प्लानिंग, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी से मिलने आई है और अपनी माँ से मिलने आई है, बस काफ़ी। और ये बात कन्विंस करना आसान था, क्योंकि कभी भी उसने, नव्या ने कभी भी रिया को किसी भी मिशन में इन्वॉल्व नहीं किया रहता है। तो उसके पापा अगर ये सब चीज़ें सोच रहे रहते हैं तो वो कुछ गलत भी नहीं रहता है। बट इस बार तो काफ़ी किया रहता है। तभी वो कहती है कि मम्मा मैं आपके लिए ना ये सब कुछ लेकर आई हूँ, और एक वो बहुत ब्यूटीफुल सा एक साड़ी देती है, और साड़ी के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल एक बॉक्स देती है जिसमें ना एक क्यूट सा टाइम पास के लिए गेम रहता है। और उसमें ना बहुत सारे रिकॉर्डिंग हो जाती है और वॉइस रिकॉर्डिंग होती है कि मॉम अगर आपको कुछ भी देना हो आप इसमें वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। और वो एक बहुत प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट रहता है जो काफ़ी अच्छा रहता है। तभी वो अपने डैड के पास जाती है और उसने बोलती है कि पापा मैं ये आपके लिए पेन लेकर आई हूँ, ये पेन आपके ऊपर कितना अच्छा लगेगा। इस पेन की खासियत दिखाऊं तो वो उस पेन की बताती है कि पापा इनमें ना टाइम पता चलता है, डेट और टाइम लिखा हुआ रहता है, इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, और ये पेन बहुत अच्छे से स्मूथली चलता भी है। स्पेशली मैंने आपके लिए मंगवाया है और इसको डिज़ाइन करके बनवाया है। तभी उसके पापा पूछते कहाँ से, तो कहते जापान से। वैसे तो मिस्टर मल्होत्रा हर किसी पे शक करते थे, पर इस बार अपनी बेटी पे शक करना उन्हें सही नहीं लगा। और वो उस गिफ्ट को बहुत अच्छे से रखते और कहते मैं जब भी जाऊंगा इसी से कोई भी पेपर साइन करूंगा। ये मुझे तुमने दिया है, मेरी बेटी ने दिया है, मैं इसे बहुत करीब और संभाल के रखूंगा। आज जिंदगी में तुमने मुझे पहली बार कुछ दिया है। ये बोल के काफी हद तक वो खुश होके चले जाते हैं। मिस्टर मल्होत्रा यहाँ से मल्होत्रा मेंशन से बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकल के वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहे रहते हैं, जो यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर रहता है उनका ऑफिस, मेन सिटीज में रहता है। तो उतनी देर में जो नव्या है, उतनी देर में जो रिया है वो अपनी मॉम को बताती है, मम्मी थैंक यू सो मच, आपने ये किया, आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो कहती है मैं इसलिए तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, मैं उन सब के लिए करने वाली हूँ जिन लोगों की जान मेरा पति लेने वाला है। तो कहती है कि हाँ मम्मा। और वो मम्मी को बोलती है कि मम्मा मुझे बहुत सारा काम है, मुझे काम करना है, मैं चलती हूँ, आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तभी वो वहाँ से जाती है तो सबसे पहले एक मेटल डिटेक्टर जो नव्या ने उसे दिया रहता है, वो मेटल डिटेक्टर को उसको सिर्फ एक ही जगह पुट करना रहता है, और वो हमें ये बता देगा कि मिस्टर मल्होत्रा ने खुद ने इस घर में कितने सीक्रेट कैमरास लगाए हैं। क्योंकि अगर रिया उनके स्टडी रूम या कहीं पर भी सीक्रेट कैमरा लगाने जाएगी तो ऑलरेडी वो खुद उस कैमरा में कैप्चर हो जाएगी, और वो जिस प्लान के लिए आए हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ये देखकर तो नव्या बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी और वो हर चीज़ के बारे में ख्याल रखती थी। तो वही डिटेक्टर से वो सब कुछ ऐसे नॉर्मल हाथ में लेके ऐसे चल रही रहती है, अगर कैमरा है तो डिटेक्ट होगा। तो वो पूरे घर में ऐसे घूमते घूमते लेकर जाती है, पर डिटेक्ट नहीं होता है। फिर उसे ये चीज़ पता चलती है कि डैड ने चलो घर पे तो कोई कैमरास लगा कर नहीं रखे हैं, तो अब उसकी बारी थी कि वो हिडन कैमरास लगाए। तो पहले वो स्टडी रूम में हिडन कैमरास लगाती है, हॉल में हिडन कैमरा लगाती है, वो घर में धीरे धीरे जाके सब जगह कैमरास लगाने लगती है। हालांकि उसके पास ये सब चीज़ करने के लिए करीब बहुत लॉन्ग टाइम रहता है, 6-7 घंटे रहते हैं, क्योंकि उसके डैड बाहर गए तो उसको आने में टाइम लग जाएगा। दूसरी तरफ जो मिस्टर मल्होत्रा रहते हैं वो ऑफिस में जाके एमएलए के साथ मीटिंग करते हैं और उनके सबके साथ वही प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे रहते हैं जो उन्होंने हाउसिंग प्रॉपर्टी से जो लिया रहता है, वहाँ पर हॉर्स बेटिंग का प्रपोजल बता रहे रहते, और उसी के बारे में एडवांटेजेस बता रहे रहते कि किसको कितना पैसा मिलेगा और कौन इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ भरेगा। उसी तरफ जो एमएनसी कंपनी, सॉरी,
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रहता है जो ये सारे नक्शे को क्या बोलते हैं क्लियर करता है, जो हमें ये परमिशन देता है कि वो वहाँ पर जाकर सब चीज़ कर सके। तो उसी के मेन हेड से मिस्टर मल्होत्रा डिस्कस कर रहे रहते हैं, और वो भी एक भी कसर नहीं छोड़ते हैं लोगों से मिलने की, कि वो जो हॉर्स बैटिंग का जो ग्राउंड है उन सब की परमिशन दिलवाने में रुके, और वो सबको पैसे खिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इट्स ऑल गेम ऑफ द करप्शन। तो सबके सब पैसे खाकर रेडी हो जाते हैं कि करें। और इस तरीके से मिस्टर बजाज के आने से पहले पहले वो उनके लिए सारी जो प्रॉब्लम्स हो सकती थी, जो भी रेट मारना, जो चीज़ मना करना, उनके ऊपर कितने ऑब्जेक्शन उठ सकते थे, वो सब वो क्लीन करने पे लग जाते हैं। करीब ऐसे करते करते को भी 6 से 7 8 घंटे लग जाते हैं। और इसी वजह से रिया के पास ये 6 7 घंटे रहते हैं, तो कैमरास तो हर जगह पुट कर देती है। फिर थोड़ी देर के बाद मिस्टर मल्होत्रा जब घर आते हैं, घर आने के बाद वो कैमरा से देखते हैं कि डैड कहाँ जा रहे, कहाँ नहीं जा रहे, और वो ये देखती है कि कैमरा चल रहा है कि नहीं। फिर उसे याद आता है कि उसने तो वो भी डाला था, क्या बोलते, माइक्रोफोन्स, लेकिन उस माइक्रोफोन्स की बारे में आवाज़ उसी रेंज में सुनाई देती है, जब अगर रिया उन्हीं के आसपास होगी तभी वो ये सारी चीज़ें सुन सकती है। तो वो माइक्रोफोन्स का भी स्विच ऑन कर देती है, जो काफ़ी हद तक उसी के पास एक्सेस कंट्रोल रहता है, और एक हाथ में अपना लगाकर सुनने लगती है। और डैड स्टडी टेबल में जाते, तो वो एक तरफ लैपटॉप ऑन करके सुन रही रहती है, दूसरी तरफ सॉरी लैपटॉप ऑन करके देख रही रहती है, और दूसरी तरफ वो सुन भी रही रहती है। तभी उसके डैड बहुत कुछ बातें कर रहे रहते हैं फ़ोन कॉल्स पे, कि ऐसे से ऐसा होना चाहिए, यहाँ बुलाओ उनको, इस जगह मीटिंग होगी, और वो लोकेशंस सब कुछ डिस्क्लोज कर रहे रहते हैं कि। और उनके ये सारे डिस्क्लोज करने पे पता चलता है कि आज से 1 हफ्ते के बाद जो मिस्टर बजाज है वो आने वाले हैं, और उनका वेन्यू भी पता चलता है कि उस कौन से वेन्यू में वो लोग मिल रहे हैं, और उनके बीच में वो पूरे पेपर्स साइन होने लगते हैं। इस बारे में काफ़ी हद तक जो हमारी रिया सब कुछ पता कर लेती है, और वो वहाँ से सब कुछ हाइड करके नव्या को बताती है। नव्या को नव्या को ये सारी बातें पता चल जाती है। तो अब वो ये डिसाइड कर, पहले उन लोगों का डिसीजन ये था कि वो मिस्टर बजाज को किडनैप कर लेंगे थोड़े टाइम के लिए, पर उन्हें याद आता है कि आलिया ने पहले ये कहा था कि उस तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तभी वो ये डिसाइड करती है कि हम मिस्टर मल्होत्रा को ही किडनैप कर लेंगे, और वो ऐसा ही होता है। मिस्टर मल्होत्रा को जाने से पहले पहले वो जॉर्ज को इंस्ट्रक्शन देती है कि जॉर्ज अपनी टीम भेजो, किसी भी हालत में वो इंसान उस जगह तक पहुंच ना पाए, उस वेन्यू तक, और उसे किडनैप करो। और वैसा ही होता है। जॉश पूरी टीम के साथ उसे फॉलो करने लगता है, मिस्टर मल्होत्रा को। लेकिन उसे वहां से किडनैप करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके भी बॉडीगार्ड्स थे। तभी वो क्या करता है, बीच में एक रैली भेज देता है। डिपेंड मतलब वो उस जगह से रैली भेज देता है, बच्चों की रैली रहती है, एजुकेशन रैली रहती है। उस एजुकेशन रैली के अंदर के उसी के आदमी रहते हैं जो मिस्टर मल्होत्रा को बोलते कि आप भी हमारे रैली में ज्वाइन करिए, और उसको ज़बरदस्ती कार से निकालते हैं। और कार से निकालने के बाद उनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करने लगते हैं, और बोलते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस रैली के लिए। आखिर मिस्टर मल्होत्रा भी कार से उतर जाता है, क्योंकि उसे तो इलेक्शन में जीतना रहता है, और अगर ये चीज़ उसके न्यूज़पेपर में लॉन्च होगी तो काफ़ी हद तक उसे ही फ़ायदा होगा। और ये सब चीज़ों को वो ध्यान में रखता है, और उस रैली में शामिल होने लगता है। जब तक वो फोटोज़ वगैरह प्रेस ये सब जगह तक होती है सब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही वो कार के पास जा रहा रहता है, तभी उसको साइड से बेहोश करके गायब कर देते। तभी पता चलता है कि मिस्टर मल्होत्रा किडनैप्ड हो चुके हैं, या वो कहीं चले गए हैं, और इस बारे में उसके बॉडीगार्ड्स बहुत ढूंढ रहे रहते हैं। बॉडीगार्ड्स को भी ठिकाने लगाना तो हमारे जॉर्ज के बाएं हाथ का खेल था, और वो सबको भी ठिकाने लगा देता है। दूसरी तरफ मिस्टर बजाज, जिस तक पहुंचना मुश्किल ही था, वो ऑलरेडी वहां पे पहुंच जाता है वेन्यू में, और वो काफ़ी देर तक वेट करता है कि मिस्टर मल्होत्रा आएंगे। और वो बहुत कॉल्स करता है, बट उसके कॉल्स पिकअप नहीं कर रहे रहते हैं, और हर चीज़ हो जाती है वहाँ पर। वो बहुत एटीट्यूड वाला रहता है कि अगर उसने टाइम दिया है तो उस टाइम पे आपको आना ही होगा, और अगर उसके टाइम पे आना और उसकी बातों को कोई ना मारे तो वो तो डायरेक्ट सीधे उड़ा ही देता है।
और अब जाहिर सी बात थी कि मिस्टर मल्होत्रा ने उसे बुलाया और उसके साथ खुद ही मजाक करने लगा है कि आया ही नहीं है। तो बजाज बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वो अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर मिस्टर मल्होत्रा जहाँ दिखे तुम्हें उड़ा देना गोली से। और ये बोलकर वो अपना वहाँ से चला जाता है। बाद में जब वहाँ से मेन्यू से चला जाता है तो जो भी पेपर्स में डील और साइन होने वाले रहते वो नहीं हो पाते हैं। दूसरी तरफ जब मिस्टर मल्होत्रा को होश आता है तो वो अपने आप को एक जगह देखता है और वो एरिया में भी बहुत सारे कैमरास लगे रहते हैं विथ माइक्रोफोन्स। तो उसके जो भी बोला जाएगा वो रिकॉर्ड हुआ जाएगा। फिर नव्या उसके सामने आती है और बोलती है, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें पता है तुमने किसकी डील साइन करने गए थे और किसकी डील साइन नहीं कर पाए हो। उसे तो तुम्हें ऑन द साइट इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि अगर तुम उसे कहीं भी दिखे ना तो उसे गोली से उड़ा दो। तो जो तुम करना चाह रहे थे वो सब का सब फेल हो गया है। मैं तो तुम्हें खुद मारना चाहती थी, हाँ, बट हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तुम्हारे मौत का फरमान तो किसी और ने ही दे दिया है। अब मैं क्या करूं। पर मैं इस बात की खुश हूँ कि मेरे हाथ भी गंदे नहीं हुए और मेरा काम भी हो गया। तभी मिस्टर मल्होत्रा बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और खड़े होके क्या बोलता है, तुमने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। अच्छा खासा मैं हॉर्स बैटिंग स्टार्ट करने वाला था, उससे मैं इतना सारा पैसा कमा लेता, ये डील साइन होती तो मुझे बहुत कुछ होता। और वो भी तुमसे देखा नहीं जाता है ना। तुमने अब मुझे उसी का ही दुश्मन बना दिया जिसका बनना चाहता था मैं। तुम चाहती क्या हो नव्या। तभी नव्या भी उठ के बोलती है, अरे सुनो पहले, हाउ हॉर्स बैटिंग की बात कर रहे हो। हॉर्स बैटिंग के पीछे वो जो इलीगल बैटिंग होती उसका क्या, मैच फिक्सिंग होती। क्रिकेट का इलीगल मैच करके उसको जितने भी पैसे आते उन सबसे तो टेररिस्ट अटैक होने ही रहते हैं। ये मिस्टर बजाज और मिस्टर डिकोस्टा ये सब तो टेररिस्ट एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व है ना। ये सब चीज तुम्हें पता होने के बाद भी तुमने अपने देश के लोगों को खतरे में डाला है। जिस देश में रहते हो उसी से गद्दारी करते हो। जिस देश में रह रहे हो उन्हीं के लोगों की जान लेने के लिए पड़ी है। तुम्हें खुद को पता था कि अगर ये जितनी भी एक्टिविटीज तुम करोगे बाद में जाके ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में होगी, टेररिस्ट एक्ट बनने वाला है। ये सब तुम जानते हो भी यहाँ के देश के लिए करते हो। तो कहता मुझे क्या लेना देना है। तभी मिस्टर मल्होत्रा और ज्यादा गुस्से में बोलते हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी गद्दी से मतलब है। तो उस जनता से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ वो मेरी वोट का जरिया है और कुछ भी नहीं। वो आते हैं मुझे वोट देते हैं और मैं वो गद्दी में बैठता हूँ। इतनी आबादी है हमारे देश में, अगर कुछ मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो बाकी अच्छा रहेगा कि हमारे देश की इतनी सारी आज़ादियों में से बर्बाद होने से बच जाए। मेरे लिए जनता कोई मायने नहीं रखती, मेरे लिए मेरी कुर्सी, मेरे लिए मेरा पैसा और ये सब मायने रखता है। ठीक है। तो जनता गई भाड़ में। इन जनता को तो उल्लू कोई भी बना सकता है। अगर आज मैं इनको एक छोटी सी इमोशनल स्पीच दूं ना, ये लोग अभी दौड़े हुए आकर मुझे दे देंगे, वोट दे देंगे और मुझे फिर से होम मिनिस्टर बना देंगे। वो बनने से तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। तभी नव्या कहती है, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है तो उसका तुम फायदा उठाओगे। हाँ, तुम वो मासूम सी जनता का फायदा उठा रहे हो जो तुम्हें इस विश्वास से देते हैं कि कल जाके तुम उनके ही लिए काम करोगे। तुम देश के नौकर हो, देश तुम्हारा नौकर नहीं है। ये बात क्यों नहीं भूल जाते हो। तो कहता देश ही मेरा नौकर है, मैं देश का नौकर नहीं हूँ। यहाँ पर मेरे कहने पे सारे काम होते हैं। तभी नव्या कहती है, हाँ, क्योंकि जनता ने तुम्हें चुना है जिससे तुम उन्हीं के भले के लिए सारा काम करवाओ, लेकिन तुम यहाँ पर सिर्फ अपनी जेब भरते हो और अपनी चीजों को करते हो। तभी मिस्टर मल्होत्रा, तो क्या गलत करता हो, सभी लोग यही करते हैं। सभी इस गद्दी पे बैठने के बाद यही करते हैं। तुम मुझे हर चीज के लिए इन्वॉल्व मत करो। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो और जाओ यहाँ से। और तुम्हारी वजह से ना आज मेरा जो नुकसान हुआ है ना, मन करता है कि मैं तुम्हें यहीं से गोली से उड़ा दूं। तभी वो हंसते हो बोलती है, खुद मरने की स्थिति पे हो, खुद मरने की स्थिति हो पे हो, तुम्हें मारने वाली मैं हूँ और तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो। पर पता है, मैं तुम्हें मार के अपने हाथ भी गंदे नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम इतने गिर चुके हो, अपनी नजरों में अपने अस्तित्व खो चुके हो। तुम्हारे अंदर एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं बची है। तुम
अंदर से मर चुके हो, उस इंसान को मैं मार के क्या करूंगी? जो जो जनता की साथ रहता है उसे ही धोखा देने की बारी। ये तो वो कहावत हो गई कि जिस थाली में खाते हो उसी में ही छेद करते हो। तुम उसमें से इंसान हो। तभी वो कहता है हाँ मैं उसमें से ही इंसान हूँ, जो करना है कर लो। ये कहकर वो वहां से जाने ही वाला रहता है और नव्या उसे रोकती भी नहीं है, क्योंकि उसका जो काम करना रहता है वो हो चुका रहता है। उसे रोकना रहता है कि वो डील्स के पेपर साइन ना हो। और ऐसे करके मिस्टर मल्होत्रा यहाँ से निकल जाते हैं। जब वो मल्होत्रा मेंशन में जाते हैं तब उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है कि वो रिया के पास जाता है। जो जो मिसेस मल्होत्रा को रिया ने एक बॉक्स दिया रहता है जिसमें उसने इंस्ट्रूमेंट दिया रहता है कि जिसमें सब कुछ रिकॉर्डिंग हो जाती है। तभी मिसेस मल्होत्रा के हाथ में वो रहता है और वो अनजाने में ही सही उस बटन को क्लिक करके वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। उसमें एक कैमरा रहते होके इन दोनों की कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। तभी मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं कि तुम यहाँ किस काम के लिए आई हो? तुम अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से आई थी ना यहाँ पर, मेरे बारे में नज़र रखने के लिए, मेरे को ये जानने के लिए कि मैं कब यहाँ से जाता हूँ, कब क्या करता हूँ, यही चीज़ के लिए ना। तभी रिया कहती पापा आप क्या बोल रहे हो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो कहती है पापा बोलने का ना नाटक बंद करो, मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं। तभी रिया कहती है ऐसा नहीं है पापा, आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप जब देखो हर चीज़ के लिए मेरी गर्लफ्रेंड को ही ब्लेम करते रहते हैं। ऐसा क्या किया है इस बार उसने? तभी मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं मेरे लाखों का नुकसान किया है उसने। मैं अच्छा खासा एक डील साइन करने वाला था, हॉर्सिंग डील, जिससे मिस्टर बजाज के साथ मैं काम करता, उनके पैसे आते वगैरह। तभी कहते हैं कि मिस्टर बजाज तो वो इंसान है ना जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। तो कहते हैं तुम्हें उससे लेना देना क्या है, तुम्हारे साथ टेररिज्म कर रहे थे क्या वो? मेरे साथ अच्छा खासा डील होने वाला था। वाइसेक शहर में अगर हाउसिंग हॉर्सिंग बैटिंग ग्राउंड बन जाता तो क्या चला जाता? किसी का कुछ नहीं जाता। जबकि चार पैसे एक्स्ट्रा कमाने की बारी आती ना, तो तुम लोगों के साथ यही होता है। वो चीज तुम्हें पसंद ही नहीं आती है। नव्या नव्या नव्या, तंग आ चुका हूँ इस नव्या से। और आखिर नव्या किस चीज का बदला ले रही है मुझसे हर एक चीज के लिए, मुझे तो आज तक यही नहीं पता चला है। तभी वो कहती है वो रौनक का बदला ले रही है, वो आपको बता कर गई थी। तो कहता है कौन है रौनक, मुझे नहीं पता इस बारे में। तभी रिया कहती है एजेंट A5 जिसको आपने मारा था वो एक्चुअली में रौनक मित्तल था। ये बोलकर रिया बहुत गुस्से में रहती है, बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। तभी उसे याद आता है कि हाँ उसने एजेंट A5 को मरवाया था। तो उसे सब कुछ याद आता है। तो कहता है कि तो आज से 3 साल पहले का वो मुझसे बदला ले रही है। मैंने एजेंट A5 को मरवाया नहीं था, वो कुछ ज्यादा ही ईमानदार था। मैंने उसे बोला था कि ये सब चीजें मत कर, वो चीज हो जाएगा। पर मैं करता भी क्या, वो मेरा हर चीज एक्सपोज करने वाला था। हर एक इलीगल बिजनेस में मेरा हाथ रहता है। तुम्हें पता है इस दुनिया में इलीगल बिजनेसेस चलते क्यों है? क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट रहता है उनको। और मैंने पॉलिटिकल सपोर्ट दिया था हर एक इलीगल को, बिजनेस को। लेकिन अगर वो एजेंट A5 अपनी ज्यादा होशियारी नहीं दिखाता, ज्यादा ईमानदार नहीं बनता, तो आज वो जिंदा रहता। लेकिन उसे मैंने वार्न किया था, मैंने उसे बोला था कि तुम चुपचाप रहो, काम करो। लेकिन नहीं, उसे तो ज्यादा ईमानदारी सूझ रही थी ना, तो फिर मर गया। अच्छा ही हुआ वो मर गया। मेरी कोई गलती नहीं है रिया, ये पॉलिटिक्स है, यही है यहाँ का रूल। जो साथ देगा वो साथ में रहेगा और जो साथ नहीं देगा वो ऊपर पहुंच जाएगा। रौनक को साथ दे देना चाहिए था, बट नहीं, उसे ईमानदारी का जुनून चढ़ा था। तो उसके साथ तो ये होना ही था। मैं नहीं करता तो कोई और करता। और वैसे भी मैं अपने आप को एक्सपोज होने कैसे दूंगा? तो जो हुआ वो हुआ। बट नव्या का क्या लगता है वो जो ये सब कर रही है? तो कहती है आपने जो किया, आपको उस चीज के बारे में थोड़ी सी भी गिल्ट नहीं है। समझ में आता है। पर जो नव्या कर रही है वो देश की भलाई के लिए कर रही है। तभी वो कहती है नव्या अंडरकवर एजेंट है पापा, और वो ही आपको डिस्ट्रॉय करने आई है। ये सारी चीजें मैं आज आपको बता देती हूँ। तभी उसके पापा को सब चीज समझने आ जाती है और वो कहता है ठीक है अब जो करना है करो। मैं एक बार इलेक्शन होने दो, और फिर से जीत गया ना, तो इस बार मैं नव्या को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कह के वो वहां से चला जाता है।
जो हमारी मिसेस मल्होत्रा रहती है वो अनजाने में ही सही वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर देती है। और जब उसके जो रिया रहती है वो पीछे बैठती है तो उसे पता चलता है इसमें तो रिकॉर्डिंग हो चुकी है और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो वो रिकॉर्ड करके वो अपने लैप मोबाइल पे वो सारी चीज़ें ले लेती है और मोबाइल से वो नव्या के ऊपर ट्रांसफ़र कर देती है। नव्या काफ़ी इम्प्रेस्ड होती है कि अपनी गर्लफ्रेंड का उसकी वाइफ के ये काम से, और वो बहुत इम्प्रेस्ड होती है और वो कहती है जॉश और नताशा को ये सारी चीज़ों के लिए कहती, नताशा से पूछती है कि ये तो सेल्फ सेल्फ प्रूफ कर दिया है इन्होंने कि यही सारी चीज़ों के लिए इन्वॉल्व थे। तभी नताशा कहती है हाँ, ये तो पहला इंसान है जिसने अपने ही गुने सारे के सारे खुद ही मान लिए। बट नव्या, इन सब चीज़ों के लिए तुमने क्या सोचा है? तो कहती है अभी कुछ सोचा नहीं है, अभी सोचेंगे। और ये बोलकर वो रिया को फ़ोन करती है और बोलती है वापस आ जाओ, और रिया अपना सब कुछ लेकर वापस चली जाती है। जब वो मल्होत्रा मेंशन में वापस आती है तो उसे बहुत खुशी होती, मित्तल मेंशन में जब वापस आती है उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वो अपने जो काम नव्या ने उसे दिया था वो उसे बखूबी कर सकी। ऐसे ही इन लोगों के बीच में सब सारे एविडेंस ये लोग एक साइड इकट्ठे कर लेते हैं और 1 महीना बीत जाता है। इस 1 महीने में हमारी अनन्या और आलिया भी वापस आ चुके रहते हैं और आखिर हनीमून था उनका, वो काफ़ी अच्छे से कर रहे थे। सबकी लाइफ नॉर्मल चली रही रहती है। फिर 1 महीने के बाद इलेक्शंस आ जाते हैं जिसमें मल्होत्रा खड़ा होता है अपने इलेक्शन के लिए। और जब वो इलेक्शन के बारे में जनता को बता ही रहा रहता है तभी दोनों वीडियोस को कोलैब करके उसका वो दोनों वीडियो कोलैब होकर डिस्प्ले होने लगती है, जिससे जनता को मिस्टर मल्होत्रा की सच्चाई पता चलती है। और वो जिस तरीके से एक्सपोज होने लगते हैं, जब वो एक्सपोज होने लगते हैं तो जनता का पूरा भरोसा उनसे हट जाता है। जिस पार्टी के वो जिस पार्टी उसे सपोर्ट कर रही रहती है वो अपना सपोर्ट हटा देती है, क्योंकि पार्टी लोग बहुत चतुर रहती हैं कि जब उन्हें अगर अपना ही कोई मेंबर उनकी पार्टी को गिराने के नज़रों में आया तो वो पार्टी उस मेंबर को हटा देती है। और ये सारी चीज़ें करने से उसको जितना भी नुकसान हुआ रहता है, पार्टी को, जनता को, वो सब हर जाना मिस्टर मल्होत्रा को अपनी ही जेब से देना पड़ता है। तो जिस बीच में उनका खुद का घर वगैरह सब बिक जाता है। आज आज उसके पास कुछ भी नहीं रहता और वो एक आम इंसान की तरह चल रहा रहता है। ये देखकर नव्या को बहुत सुकून मिलता है। मिसेस मल्होत्रा, जो नव्या की सास है, उसे वो अपने घर पे लेकर आ जाती है, मल्होत्रा मेंशन, सॉरी, मित्तल हाउस लेकर आ जाती हैं। मित्तल हाउस की आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी की अब मालकिन हमारी नव्या ही थी। और इन लोगों के बीच में इतना प्यार था कि कोई कहीं पर भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसेस मल्होत्रा भी काफ़ी खुश रहती हैं अपनी बेटी के साथ रहने में। और अब मिस्टर मल्होत्रा और नव्या का आमना सामना होता है जिसमें वो अब जब नव्या और मिस्टर मल्होत्रा का आमना सामना होता है तो मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं कि आखिर तुमने ये सब चीज़ क्यों करी, क्यों मुझे इस लायक किया? तुम मुझे अगर मुझे मारना ही चाहती थी तो डायरेक्ट एक गोली से मार देती, इस तरीके से तड़पने के लिए क्यों छोड़ दिया? तभी हमारी नव्या कहती है तड़पने के लिए छोड़ दिया मैंने तुम्हें? हाँ, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि तुम तड़पो। आखिर तुमने भी किसी किसी को तड़पा तड़पा के मारा था। आज तुम्हारा और मेरा आमना सामना हुआ है। अब वक्त आ गया है मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें बताऊं जिस वजह से मैंने ये सब चीज़ें करी थी। याद है लास्ट 3 साल पहले आपको एक मिशन मिला था जो रौनक देसाई का था, एजेंट A5। आपने उसके साथ क्या किया? वो सारे एविडेंस लेके आपके पास आया था और आपको बोला था उसने कि ऐसा ऐसा हो रहा है सर, यूथ खराब हो रहे हैं, यंगस्टर पूरे डैमेज होते जा रहे हैं, हमारा देश खराब हो रहा है, वुमेन ट्रैफिक्स में फंसा हुआ है। हर एक चीज़ बताई थी आपसे, लेकिन आपने अपने इलीगल एक्टिविटीज़ के चक्कर में उसके साथ ये सब किया और उसको खुद ड्रग्स एडिक्ट करवा दिया जावेद से और उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया।
मैंने रौनक को तड़पते हुए देखा है। जो वो ड्रग से लोगों को बचाने गया था, तुमने उसे तड़पा तड़पा के मारा है। तो तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें तड़पने के लिए नहीं छोड़ूंगी? मैं तुम्हारी तरह नीच और गिरी हुई नहीं हूँ कि ड्रग्स एडिक्ट करके तुम्हें तड़पाऊं। तुम्हें तो वैसे भी ड्रग्स एडिक्ट अपनी कुर्सी और पावर का था। बस मैंने तुमसे अब वो छीन लिया, तुम वैसी तड़पोगे। और रही बात तुम्हें मारने की, तो मैं तुम्हें मारना कभी भी नहीं चाहती थी। जब मैंने मिस्टर खुराना को मारा था, तो मैं चाहती तो तुम्हें भी मार सकती थी। अंडर कवर एजेंट हूँ, मेरे पास पूरे राइट्स है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ मैं। जब कहाँ चाहे मैं एनकाउंटर कर देती हूँ। मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता है। चाहती तो तुम्हारा भी एनकाउंटर कर सकती थी, पर मैं सिर्फ तुम्हें तड़पने के लिए छोड़ रही थी। और ये तड़प देख के आज रौनक और मुझे बहुत सुकून मिलेगा। तो अब तुम यहीं रहो, अब तुम ऐसी तड़पोगे। मिस्टर मल्होत्रा ये चीज समझ जाते हैं कि अब उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो अपना इमोशनल कार्ड प्ले करते और नव्या से कहते कि ठीक है, मैंने जो गलती करी मैं समझ गया। अब तो अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अब तो मुझे माफ कर दो। मुझे भी मेरी बीबी के साथ मित्तल हाउस में रहने दो। तभी नव्या हंसती है, हंसते हुए कहती है, जी आपको रहने दूं? आपको पता है, एक बार की वो जो पालतू नाग है ना, उस पर भी विश्वास करा जा सकता है, वो नहीं डसेगा। लेकिन आप तो वो नाग है जो मीठा बन के कब डस दोगे पता ही नहीं। मैं आपको अपने साथ रखूं, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। आप जाइए यहाँ से और तड़पो। यही तड़प मैं देखना चाहती हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, याद रखिएगा, मेरी नज़र हमेशा आपके पास रहेगी। ना मैं आपको आगे बढ़ने दूंगी, ना मैं आपको मरने दूंगी। इस बीच का जो सफर होगा ना, उसमें आपको तड़पा तड़पा के मारूंगी। मैं उन सारी लड़कियों का बदला लूंगी जिन लड़कियों को आपने अपने मतलब के लिए यूज किया है। आप चाहते तो रेप रोक सकते थे, आप चाहते तो वुमेन ट्रैफिक्स रोक सकते थे, बट कुछ भी नहीं रोका। कभी सोचा है कि आपकी खुद की भी बेटी है, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ होता तो क्या करते? लेकिन फिलहाल मैं भूल गई कि आपको अपनी बेटी से कभी लगाव ही नहीं था। वो तो सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी थी, जिसको आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करके अपना बेनिफिट देख रहे थे। जैसे बोलते ना, रेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, वो देखना चाहते थे कि कितना रिटर्न मिलने वाला है। रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट देखना आपकी आदत जो बन चुकी है। फिलहाल इस सारी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। तभी वो अपने अपने वो बॉडीगार्ड को इशारा करती है और कहती है, इन्हें लेकर जाओ। और मिस्टर मल्होत्रा को मित्तल हाउस से जबरदस्ती बाहर निकाला जाता है। आखिर काफी ज्यादा बेइज्जती थी उनकी, पर जिस तरीके से वो हकदार थे इन सब के, ये सब तो मिलना ही था। हालांकि वो ये सब चीजें डिजर्व करते थे। तभी मिसेस मल्होत्रा आती है और नव्या की तरफ देखती हैं। तो नव्या उनकी नज़रों को पढ़ते हुए कहती है कि मॉम, मैं ये नहीं करना चाहती थी, बट मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ ये सब करने के लिए। जानती हूँ कुछ भी नहीं कहोगे, लेकिन आपको पेन हो रहा है। तभी मिसेस मल्होत्रा कहती है, पेन तो बहुत हो रहा है, बट तुम्हारी वजह से नहीं, किसी और की हरकतों की वजह से पेन हो रहा है। इस इंसान के साथ रह रही थी, मुझे इस बात का पेन है। फिलहाल ये सब बातें खत्म करो। और कब तुम मेरी बहू बन रही हो, कब रिया के साथ शादी करने वाली हो? और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और रिया की शादी हो जाए। तभी नव्या कहती है, हाँ मम्मी, मैं भी करूँगी। तो कहती है, कब? कब रिया को प्रपोज करोगी तुम? कब करोगी? आखिर मिसेस मल्होत्रा ने अपने दिल की बात तो कह दी थी। अब आगे देखते हैं कि क्या नव्या कैसे प्रपोज करती है, कैसे इनकी शादी होती है, सब देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मेरे साथ इस स्टोरी में बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।